नमस्कार। नेहरू जी की कहानी, जवाहरलाल नेहरू जी की कहानी, पंडित नेहरू की कहानी। हमारे देश में शायद जवाहरलाल नेहरू एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके समर्थन और विरोध में सबसे ज्यादा बहस होती है। हमारे देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता और पूरी दुनिया में जिनकी एक डिप्लोमेट के तौर पर, आप कह सकते हैं एक ऐसे राजनेता के तौर पर जिनके लिए मोरल वैल्यूज, नैतिक चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस तौर पर जवाहरलाल नेहरू की पूरी दुनिया में एक इज्जत है। जब वो जीवित थे तो अक्सर उनको पंडित जी कह के बुलाया जाता था। हमारे देश में सम्मान इस तरह से दिया जाता है, आप जानते हैं। मौलाना आजाद का पूरा नाम कोई नहीं लेता, मौलाना साहब कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल कोई नहीं कहता, सरदार पटेल कहा जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी कोई नहीं कहता, महात्मा गांधी कहा जाता था। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जी कहा जाना प्रचलित था। यह अलग बात है कि खुद जवाहरलाल नेहरू को यह पंडित जी संबोधन जो था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। यह उनको जातिवादी संबोधन लगता था। वो कहते थे मुझे मिस्टर नेहरू कहो या मिस्टर जवाहर कह के पुकारो, लेकिन जितना सम्मान था उनके लिए देश की जनता के मन में, उन्हें पंडित जी ही कहा जाता था। यह अलग बात है कि उनके जाने के बाद जो लोग उनको नापसंद करते थे, खासतौर पर इस देश का जो राइट विंग है, आरएसएस जिसका सबसे बड़ा संगठन है, उसने सबसे ज्यादा सवाल उनके पंडित जी होने पर ही उठाए। एक पूरी थ्योरी चलाई गई कि नेहरू जी असल में मुसलमान थे। वैसे तो मैं अक्सर यह सवाल करता हूं कि क्या फर्क पड़ता है कि हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री हिंदू था या मुसलमान था। मान लीजिए नेहरू जी की जगह पर मौलाना साहब अगर प्रधानमंत्री बने होते तो क्या उनकी आलोचना इस बात के लिए होनी चाहिए थी कि वो मौलाना साहब थे? लेकिन फिर भी जब नेहरू जी की कहानी शुरू होगी तो बिल्कुल शुरू से शुरू होगी। नेहरू खानदान किस तरह से कश्मीर से यहां आया, कैसे कैसे यहां पर बसा, मोतीलाल नेहरू की कहानी, आनंद भवन बनने की कहानी और जवाहरलाल नेहरू के जन्म की कहानी। आज के एपिसोड की पूरी कहानी को सुनाने के लिए मैंने जो किताब चुनी है वो किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। अक्सर जो राइट विंग के लोग होते हैं, ट्रॉल्स होते हैं, अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो नीचे वो ट्रॉल्स अपने कमेंट कर रहे होंगे, उनका पहला सवाल यही होता है कि किसी किताब पर भरोसा कैसे कर लें। तो मुझे उन ट्रॉल्स को यह बताना है कि आज जो किताब मैंने उठाई है वो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी ई लाइब्रेरी है, जो ऑनलाइन उन्होंने ई लाइब्रेरी मेंटेन की है, उसी ई लाइब्रेरी से उस किताब को वो डाउनलोड कर सकते हैं जिस किताब से मैं ये सारी कहानी सुना रहा हूं। यानी ये जो किताब मैं बता रहा हूं, बाहर जो भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस किताब को ऑथेंटिक माना है, तभी तो अपनी लाइब्रेरी में रखा है। तो इस किताब का नाम है द नेहरूज और इसके राइटर हैं बीएल नंदा साहब। आप किताब की फोटो भी देख चुके होंगे और बीजेपी की ई लाइब्रेरी से इसको डाउनलोड करके मुफ्त में अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप पे आप कैसे पढ़ सकते हैं वो भी देख चुके होंगे। तो जब इस किताब को आप खोलेंगे, नंदा साहब की इस किताब को, नेहरूज को आप खोलेंगे, तो आपको नेहरू परिवार की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, बशर्ते आप समझना चाहें। अगर आपने अपने दिमाग में इतना कूड़ा भर लिया है, इतनी गंदगी भर ली है कि उसमें कोई नई चीज आए ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ई लाइब्रेरी पर रखी किताब भी आपको झूठी लगेगी। और अगर नहीं भरा है, अगर दिमाग खुला है आपको, तो जो मैं कहानी सुना रहा हूं उस कहानी को वर्ड बाय वर्ड मिला लीजिएगा इस किताब से और आपके समझ में आ जाएगा कि व्हाट्सएप पे लगातार जो झूठ आपको परोसा गया है वो सिर्फ झूठ है, सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, उसमें लेश मात्र भी, जरा सा भी सच्चाई नहीं है। तो नेहरू जी की जो नोन कहानी, जितनी कहानी पता है, हम में से किसी को अपने परिवार के 1 पुश्त, 2 पुश्त, 3 पुश्त से पीछे की कहानी नहीं पता। अपने पिता कौन थे सबको पता है, दादा कौन थे पता होता है, दादा के पिता के बारे में हो सकता है पता हो, लेकिन उसके पहले की जो पीढ़ियां होती हैं उनके नाम भले मिल जाएं, उससे ज्यादा उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो नेहरू जी की जो ज्ञात कहानी शुरू होती है वो 1716 से शुरू होती है, जब राज कौल नाम के एक व्यक्ति कश्मीर से दिल्ली आए। मैंने एक किताब लिखी है कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उसमें उस पूरी प्रक्रिया को बताया है जिसमें ढेर सारे कश्मीरी पंडित एक समय में कश्मीर से दिल्ली आए। कारण यह था कि एक तो कश्मीर पर मुगल शासन हो चुका था, तो कश्मीर का शासक और दिल्ली का शासक एक ही हो गया था, रास्ता खुल गया था। दूसरा यह कि कश्मीर में नौकरियां लिमिटेड थी, तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित जिन्होंने फारसी की पढ़ाई की थी वो नीचे मैदानों में उतर के आए, दिल्ली में बसे, लखनऊ में बसे। काटजू साहब को आप लोग जानते हैं, बड़े फेमस जज हैं, वो भी कश्मीर से ऐसे ही आए थे। इन लोगों की कहानियां बहुत डिटेल में मैंने अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में दी है। तो इन्हीं पंडितों में जो लगातार कश्मीर से निकलकर दिल्ली और बाकी सारी जगहों पर जा रहे थे, उनमें एक थे राज कौल साहब।
अब एक कहानी यह है जो द नेहरूज में भी लिखी है और भी कई जगहों पर मिलती है कि फर्रुखसियार जो थे, मुगल शासक फर्रुखसियार जो थे, वो गए थे कश्मीर और कश्मीर से राजकौल को अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन कश्मीर के कई सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि फर्रुखसियार जो थे वो कभी कश्मीर गए नहीं थे। अब इतिहास खंगालने पर कई बार कई सारी चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, इसलिए तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि फर्रुखसियार कश्मीर जाकर उनको लेके आए थे या वो खुद कश्मीर से आए थे और फर्रुखसियार के दरबार में हाजिर हुए थे नौकरी के लिए। वैसे एक बड़ा मजेदार किस्सा यहां पर मैं आपको सुना दूं, नेहरू की कहानी के साथ साथ कुछ और कहानियां भी मैं आपको सुनाता चलूंगा। कश्मीरी पंडित, आपने कभी सुना है उत्तर प्रदेश का पंडित बिहार का पंडित नहीं कहा जाता है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं, तो फिर ये कश्मीर के ब्राह्मणों को कश्मीरी पंडित क्यों कहा गया? मुझे भी जब मैं कश्मीर पे काम कर रहा था तो ये लगा कि यार जरा रिसर्च करते हैं, आखिर कश्मीरी जो ब्राह्मण है उनको कश्मीरी पंडित कब से कहा जाना शुरू हुआ। और ये इसलिए और लगा क्योंकि कश्मीर के अंदर उनको कश्मीरी पंडित नहीं भट्ट कहा जाता है। कश्मीर में किसी भी गांव में कश्मीरी पंडितों का जो मोहल्ला है, भले उसमें आज के दौर में एक कश्मीरी पंडित भी रह रहा हो, उसको भट्टपुरा कहा जाता है, भट्ट लोगों का पुरा। तो मुझे पता यह चला कि जब बहुत सारे कश्मीरी पंडित दिल्ली में आकर बस गए तो कश्मीरियों को मुगल दरबार में खोजा कहा जाता था। कश्मीरी चाहे मुसलमान हो चाहे कश्मीरी पंडित हो, तो कश्मीरी पंडितों को लगा कि हमारी तो पहचान ही गड़बड़ हो रही है। अच्छा, इसके अलावा यह था कि जो कश्मीरी पंडित थे उनकी परंपराएं बिल्कुल अलग थी। नॉनवेज उनके यहां बिल्कुल नॉर्मल सी चीज थी, त्योहारों में नॉनवेज बनता था, जबकि जिस इलाके में वो आए थे, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, इन इलाकों के ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाते थे, तो वो भी उनको ब्राह्मणों वाला सम्मान नहीं देते थे। तो उन्होंने शाह आलम के टाइम में बाकायदा एक दरखास्त लिखी कि हमें कश्मीरी पंडित कहा जाए, और शाह आलम ने बाकायदा यह ताकीद की, यह लेटर निकाला कि कश्मीर से आए ब्राह्मणों को कश्मीरी पंडित कहा जाए। उसके बाद इनको कश्मीरी पंडित कहा जाना शुरू हुआ। दिल्ली में बाजार सीताराम में कश्मीरी पंडित आमतौर पर रहते थे। तो 1716 में या तो फर्रुखसियार उनको लेके आए, जैसा कि बीएल नंदा या खुद जवाहरलाल नेहरू अपनी जीवनी में बताते हैं, और या फिर राजकौल खुद वहां से आए और दरबार में हाजिर हुए और उनको एक छोटी सी जागीर फर्रुखसियार के जमाने में मिली। और इस तरह से कहा जाता है कि वो जमीन किसी नहर के किनारे मिली और जिससे उनके नाम के साथ नेहरू जुटना शुरू हो गया। हालांकि कश्मीर के इतिहासकारों का कहना है कि ये लोग कश्मीर में नौरू नाम के एक गांव से निकल के आए थे, इसलिए कश्मीर से ही इनके नाम में नौरू जुड़ा हुआ था, जो बाद में धीरे धीरे नेहरू हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही परिवार नेहरूओं का क्यों मिलता है, तो वैसे तो कश्मीरी पंडितों में जो सरनेम हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आमतौर पे एक सरनेम का आपको बहुत ज्यादा परिवार एक सरनेम के आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपसे पूछूं कि आप कितने किस्सुओं को जानते हैं, कितने थुस्सुओं को जानते हैं, टिक्कू भी कितने मिलेंगे आपको। और इसके बावजूद बीके नेहरू इसी परिवार के थे, इंदिरा गांधी के बुआ के लड़के थे। बीके नेहरू ने बाकायदा अपनी किताब में बताया है कि साउथ में उनको कुछ नेहरू नाम के लोग मिले थे। मैं खुद जब कश्मीर गया था तो मुझे वहां पर नेहरू नाम का एक परिवार मिला था। तो यह संभव है कि नौरू नाम के गांव से निकलने की वजह से उनके नाम के साथ नेहरू लग गया हो, जो यहां पर आकर धीरे 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 प्रचलित हो गया हो। अब जो भी है किस्से पे आते हैं। तो राजकौल साहब 1716 में आते हैं दिल्ली में और उनको एक छोटी सी जागीर मिलती है, या आप कह सकते हैं छोटी सी जमींदारी मिलती है। लेकिन आप जानते हैं कि 1719 में 1719 में सैयद ब्रदर्स जो थे, फर्रुखसियार के दरबार में जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने फर्रुखसियार की हत्या कर दी और उसको गद्दी पर से हटा दिया। और जब उनको गद्दी पर से हटा दिया तो फर्रुखसियार के जो प्रिय लोग थे, जिनमें राजकौल भी थे, उनके लिए दिक्कतें आनी ही थी। तो नंदा साहब बताते हैं कि धीरे धीरे जो जागीर थी वो सिमटती चली गई, और जब उनके पौत्र आए, मौसा राम कौल और साहेब राम कौल, ये दोनों उनके लड़के के लड़के थे, ये इनका समय आते आते जागीर काफी सिमट गई थी और सिर्फ जमींदारी राइट्स रह गई थी। तो मौसा राम कौल और साहेब राम कौल ने अपने बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया ताकि पढ़ लिख के इनको अच्छी नौकरी मिल जाए और ये अच्छी जिंदगी जी सके। तो मौसा राम कौल के लड़के थे लक्ष्मी नारायण कौल। लक्ष्मी नारायण कौल ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील बने मुगल दरबार में, यानी मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको अपना वकील नियुक्त किया। और उनके छोटे लड़के थे गंगाधर कौल। गंगाधर कौल उसी समय मुगल दरबार में पुलिस जो डिपार्टमेंट था, उनका थाना जो था, उसमें एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। तो ये उनका खानदान आता है राजकौल से शुरू होकर गंगाधर कौल तक। असल में मुगल दरबार में चाहे वो हिंदू काम करते थे या मुसलमान काम करते थे, और सिर्फ मुगल दरबार की बात नहीं है, कश्मीर के भी उस दौरान के आप अगर हिंदुओं को देखेंगे, कश्मीरी पंडितों को देखेंगे या मुसलमानों को देखेंगे, तो उनका बोलचाल, उनका पहनावा, वेशभूषा वैसा ही था जैसा मुसलमानों का था। दरबार का अपना एक ड्रेस होता है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। अंग्रेजों की नौकरी चाहे पंडित करे चाहे मुसलमान करे, अगर वो बड़ा ऑफिसर बन जाए तो क्या पहनना पड़ता था? सूट और टाई। तो आप चाहे जिन्ना को देख लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय के जो दूसरे वकील थे उनको देख लीजिए, उन सबकी फोटो आपको सूट और टाई में मिल जाएगी।
छोड़िए अंग्रेजों का टाइम, आज का टाइम देख लीजिए। अगर कोई आईएएस अफसर हो जाता है तो वो क्या पहना हुआ आपको दिखाई देगा? आईएएस अफसर भी छोड़िए, अगर क्लर्क भी है, सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क भी है, तो आपको क्या पहना हुआ दिखाई देगा? पैंट शर्ट पहना हुआ दिखाई देगा, जाड़ों में कोट या टाई पहना हुआ दिखाई देगा, या फिर जैकेट पहना हुआ दिखाई देगा धोती कुर्ते में, या फिर वो टोपी जो मुस्लिम लोग पहनते हैं और जिस तरह का पजामा कुर्ता पहनते हैं उस ड्रेस में। नौकरी करने तो कोई नहीं जाता। तो जिसका शासन होता है, ड्रेस का भी अपना एक कोड होता है, उसी हिसाब से सबको ड्रेस कोड पहनना पड़ता है। इसीलिए गंगाधर कौल की जो इकलौती तस्वीर मिलती है उसको कभी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह मुगल दरबार के किसी अधिकारी की तस्वीर है, और वो मुगल दरबार के अधिकारी थे भी। अब गंगाधर कौल का समय आते आते 1857 होता है। 1857 को आप म्यूटिनी कह लें, महाविद्रोह कह लें, क्रांति कह लें। 1857 की क्रांति जो होती है उसमें दिल्ली में उथल पुथल मचती है, आप जानते हैं। उसके बाद मुगल दरबार खत्म हो जाता है, अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन हो जाता है। तो 1716 में आए थे और 1857 आते आते स्थितियां ऐसी बनी कि गंगाधर कौल को अपने परिवार के साथ दिल्ली छोड़ के वहां से निकलना पड़ा। जब वहां से वो निकले तो उनके साथ उनकी पत्नी जेवरानी देवी थी और 2 लड़के थे। बड़े लड़के थे बंसीधर कौल और छोटे लड़के थे नंदलाल कौर, और इनकी 2 बेटियां थीं। इन सबको लेकर गंगाधर कौल वहां से निकले कि आगरे में चल के वहां रहा जाएगा, दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंदा साहब एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं कि ये चूंकि कश्मीरी परिवार था, इतने खूबसूरत लोग थे, इनकी जो बहनें थीं वो इतनी सुंदर थीं कि ब्रिटिश लगती थीं बिल्कुल। तो रास्ते में जब अंग्रेज पुलिस ने उनको देखा तो उनको लगा कि ये परिवार अंग्रेज लड़कियों को भगा के ले जा रहा है, तो इनको रोका गया। तो इन बच्चों में से जो उनके बच्चे थे, नंदलाल नेहरू थे जिनको अंग्रेजी आती थी। उन्होंने अंग्रेजी में बात की और समझाया कि हम लोग कश्मीरी हैं, ये हमारी सगी बहनें हैं। तब जाके उनको छोड़ा गया और ये लोग पहुंचे कहां पे? आगरे में। यानी नेहरू परिवार कश्मीर से चला, कश्मीर से चल के पहले दिल्ली में बसा और तकरीबन 100 साल दिल्ली में, 150 साल दिल्ली में रहने के बाद 1857 का जो महाविद्रोह हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद ये पहुंचा आगरे में। आगरे में 1861 के फरवरी महीने में जो ये सारी परेशानियां हुई थी, इसके चलते गंगाधर कौल पे असर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। यानी फरवरी 1861 में गंगाधर कौल की मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद मोतीलाल नेहरू जो अपनी मां के गर्भ में थे, 6 मई 1861 यानी 6 मई 1861 को मोतीलाल नेहरू का जब जन्म हुआ तो उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। घर छूट गया था दिल्ली का, परिवार पहुंचा हुआ था आगरे में और वहां पर वो लोग अपनी दाल रोटी के इंतजाम में लगे थे। वहीं पर उनके बड़े भाई बंसीधर को पहली नौकरी मिली आगरा की सदर दीवानी अदालत में जजमेंट राइटर की, यानी जज जो फैसला करते थे उसको लिखने की उनको नौकरी मिली। धीरे धीरे उनके प्रमोशन हुए बाद में और फाइनली वो सबऑर्डिनेट जज बने। अब उनकी नौकरी ऐसी थी कि उनका लगातार ट्रांसफर होता रहता था। तो जो छोटे मोतीलाल नेहरू थे उनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह अपने बड़े भाई नंदलाल जी के यहां हुई। इस समय तक आप आते आते देखते हैं कि कौल नेहरू दोनों लिखा जाता है और धीरे धीरे कौल माइनस होना शुरू होता है। नंदलाल जी के नाम में नंदलाल नेहरू ही आपको दिखाई देता है। अच्छा, नंदलाल नेहरू जी ने नौकरी की जब तलाश की तो उनको राजस्थान के खेतड़ी में जो एक छोटी सी स्टेट थी वहां पर उनको टीचर की नौकरी मिली। लेकिन वहां के जो राजा फतेह सिंह थे उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गए नंदलाल जी, बहुत लायल लगे, बहुत टैलेंटेड लगे। तो पहले वो प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए राजा साहब के और फाइनली दीवान हो गए। उसके बाद खेतड़ी उन्होंने तभी छोड़ी जब राजा फतेह सिंह की डेथ हुई और उनके 9 साल के बेटे को गद्दी पर बिठाया गया। नए शासकों से, नए जो रीजेंट थे उनसे इनकी नहीं पटी तो इन्होंने खेतड़ी छोड़ दी और खेतड़ी छोड़ने के बाद ये इन्होंने वकालत सीखी और फिर वो वकालत करने लगे, पहले कानपुर में और फिर उसके बाद जाकर इलाहाबाद में। यानी नंदलाल नेहरू जी सबसे पहले इलाहाबाद पहुंचकर वकालत करना शुरू कर चुके थे। अब मोतीलाल वैसे तो बहुत टैलेंटेड थे, पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन किताबी कीड़े नहीं थे। तो 12वीं तक की पढ़ाई अच्छी की, खेलकूद में उनका बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन बीए का जो पहला परीक्षा उन्होंने दिया, बीए की जो पहले साल की परीक्षा दी, तो पहला पेपर देने के बाद उनको लगा कि वो फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने आगे की परीक्षा ही नहीं दी। हालांकि जब रिजल्ट निकला तो मालूम चला कि उस पेपर में वो फेल, छोड़िए बहुत अच्छा नंबर उनको मिला था, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। ग्रेजुएशन जब वो नहीं कर पाए तो कानपुर में पारिवारिक उनके दोस्त थे पंडित पृथ्वीनाथ। पंडित पृथ्वीनाथ के यहां जाकर उन्होंने कानून सीखना शुरू किया, रजिस्टर कराया खुद को और वकालत सीखनी शुरू की। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वकील की परीक्षा होती थी, एलएलबी इस तरह से नहीं होता था, वकील की परीक्षा होती थी और वकील की परीक्षा में उन्होंने राज्य में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। वो जो एग्जाम दिया था उसमें टॉप किया था वकीलों की परीक्षा में। और उसके बाद 1883 में कानपुर में मैंने बताया आपको एक सीनियर लॉयर थे पृथ्वीनाथ जी, जो पारिवारिक दोस्त भी थे उनके अंडर में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। उस जमाने में जल्दी शादियां हो जाती थी, कश्मीरी पंडितों में चाइल्ड मैरिज का उस जमाने में रिवाज था।
तो मोतीलाल नेहरू जी की भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी और शादी के बाद उनको एक बेटा भी हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद उनकी पहली पत्नी और बेटा दोनों ही बीमारी से चल बसे। तो उनकी दूसरी शादी होती है स्वरूप रानी थुस्सू से। यह थुस्सू परिवार अभी हाल में ही कश्मीर से आया था नॉर्थ में बसने के लिए। और उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने अपनी सारी जो ताकत थी वो लगा दी अपनी लीगल प्रैक्टिस को बेहतर बनाने में। तो कानपुर में पहले उन्होंने लीगल प्रैक्टिस की, जैसा मैंने बताया, लेकिन उनको लगा कि कानपुर में आगे बढ़ने की बहुत चांस नहीं है। लेकिन उस जमाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी ना किसी लोकल कोर्ट में 3 साल की कम से कम प्रैक्टिस करनी जरूरी होती थी। तो जब 3 साल की उनकी प्रैक्टिस पूरी हो गई 1886 में, 1886 में, तो वो इलाहाबाद चले गए, जहां मैंने बताया कि नंदलाल जी पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी ठीक ठाक प्रैक्टिस चल रही थी। तो अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और जो पहला केस उन्होंने लड़ा था उसकी फीस उनको सिर्फ 5 रुपए मिले थे। इलाहाबाद में सब ठीक ठाक चल रहा था, दोनों भाइयों की प्रैक्टिस चल रही थी, तभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। अप्रैल 1887 में, 1887 के अप्रैल के महीने में नंदलाल जी की अचानक मृत्यु हो गई, जबकि उनकी उम्र उस समय सिर्फ 42 साल की थी। अब जब वो मरे तो एक बड़ा परिवार उनके पीछे था। नंदरानी उनकी पत्नी, 2 बेटियां थीं और 5 बेटे थे, बिहारी लाल जी, मोहन लाल जी, श्यामलाल जी, किशन लाल जी और बिजलाल जी। तो 25 साल के उम्र के मोतीलाल के पीछे अब 7-8 लोगों का भाई का परिवार, अपना परिवार, मां, ये सारा कुछ था। और उस समय आप कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू 25 साल की उम्र में बड़े नेहरू परिवार के पैट्रियार्क बन गए। वो इकलौते आदमी थे जिनको इन सब की दाल रोटी चलानी थी। ऐसे में जाहिर था कि वकालत की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा चलती, जितनी मेहनत वो करते, उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाते और इस परिवार को ठीक से चला पाते। और उनकी मेहनत और ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि अगले कुछ सालों में उनको एक सुनवाई के 2000 रुपए मिलते थे। उस जमाने में 2000 रुपए की वैल्यू क्या थी, यह आप अंदाज लगा सकते हैं। तो 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 5 फिगर्स में, वो लाख रुपए होते हैं, 5 फिगर्स में उनकी इनकम हो गई थी अपनी सिर्फ मेहनत से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका स्टेटस क्या था यह जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 4 वकील ऐसे थे जिनको यह परमिशन थी कि वो प्रीवी काउंसिल में बहस कर सकें। ग्रेट ब्रिटेन की जो उस जमाने में इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल थी उसमें जाकर बहस कर सकें। और इन 4 लोगों में से एक थे पंडित मोतीलाल नेहरू और यह परमिशन उनको अगस्त 1909 में मिल चुकी थी। खैर, थोड़ा पीछे चलते हैं। इलाहाबाद जाने के तुरंत बाद, इलाहाबाद में उनके जो भाई नंदलाल थे वो इलाहाबाद शहर के अंदर रहते थे, लेकिन मोतीलाल जी ने वहां जाने के बाद जब थोड़े पैसे आमदनी होनी शुरू हो गई तो 9 एल्गिन रोड पर अपना पहला बंगला लिया। सिविल लाइंस जो हुआ करती थी, जहां अंग्रेज अधिकारी और बड़े वकील रहते थे, वहां पर पहला बंगला उन्होंने लिया 9 एल्गिन रोड पर। यह बंगला किराए पे लिया हुआ था। यहीं पर उनके पहले पुत्र पैदा हुए 14 नवंबर 1889। नवंबर 14, 1889 को उनके पहले पुत्र पैदा हुए जिनका नाम रखा गया जवाहरलाल। अब मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल जी को कभी पसंद नहीं था कि उनको पंडित जी कह के बुलाया जाए, लेकिन मैंने अभी आपको यह नहीं बताया कि उनको अपना यह नाम भी नहीं पसंद था। मोतीलाल के पुत्र जवाहरलाल, सब हीरे बनने की बातें हैं, मोतीलाल, जवाहरलाल। तो जवाहरलाल बड़े, आप जानते हैं, एकेडमिक रुचि के आदमी थे, बड़े सौंदर्य बोध, बड़ा खूबसूरत था। तो उनको लगता था यार पिताजी ने ये क्या नाम मेरा रख दिया जवाहरलाल, इसकी जगह पर कुछ और नाम रखा होता तो ज्यादा बेहतर होता। ये एक किस्सा है जवाहरलाल से जुड़ा हुआ जो बाप और बेटे के बीच के रुचियों में जो अंतर था उसको बताता है। और एक और बात थी कि मोतीलाल जी के लिए पैसे कमाना, अपनी जिंदगी बनाना एक मजबूरी थी। और जवाहरलाल जी जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो मोतीलाल जी की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि ये सारी चीजें उनके दिमाग में नहीं थी। उन्होंने उससे ज्यादा बेहतर चीजें, एकेडमिक एक्सलेंस पाना और अपना एक शानदार एस्थेटिक सेंस डेवलप करना, सौंदर्य बोध डेवलप करना, दुनिया भर का इतिहास, दुनिया भर का दर्शन समझना, इन सब में उन्होंने ज्यादा रुचि ली। तो हमारी इस कहानी के, नेहरू की कहानी के जो नायक हैं, उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 को। और आनंद भवन उनका घर जरूर बना, लेकिन आनंद भवन उनके जन्म के बाद खरीदा गया। 1900 में, 1900 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक चर्च रोड पर मुरादाबाद के कुंवर परमानंद जी से एक मकान खरीदा। यह मकान उनको इसलिए भी पसंद आया कि यह भारद्वाज आश्रम के पास में था और उसके पास से ही नदी बहती थी। और इसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई थी कि इसी जगह पर भारद्वाज ऋषि ने कभी तपस्या की थी। तो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार, भारद्वाज ऋषि का नाम आ गया, पास में से गंगा जी बहती थी और सुंदर मकान दिखा उनको, तो उनको लगा कि यह ऐसी जगह है जहां खरीद के घर बनाया जा सकता है।
और मकान चूंकि बहुत टूटे फूटे हालात में था तो बहुत सस्ते में मिल गया उस जमाने में उनको 19,000 रुपए में, 19,000 रुपीज में। हालांकि उस जमाने का 19,000 भी कोई कम नहीं होता है, लेकिन आज के समय से भी आप तुलना करेंगे तो वो सस्ता ही आपको लगेगा, जितनी बड़ी जमीन और जितना शानदार लोकेशन था। तो 19,000 रुपीज में वहां वो टूटा फूटा घर उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद मोतीलाल जी ने अपना सपना पूरा करने के लिए, बचपन से गरीबी झेली थी, फादर की आपको पता है कि जन्म लेने से पहले ही पिता की डेथ हो गई, उसके बाद भाई के साथ वो रहे, उसके बाद इलाहाबाद में जो ही वो आए त्यों ही भाई की डेथ हो गई, अपना परिवार, भाई का परिवार, ये सब संभालते हुए लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने अपनी स्थिति बेहतर बनाई थी और अब वो एक शानदार घर में रहना चाहते थे। उसी घर को, वो जो जगह थी, पुराने घर को तुड़वा के उन्होंने नया बंगला बनवाया और उसका नाम दिया आनंद भवन। ऐसा भवन जिसमें आनंद ही आनंद हो। ये जो आनंद भवन था, ये नेहरू परिवार का घर था और जब पंडित नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी आप पढ़ते हैं, आत्मकथा पढ़ते हैं बेसिकली, तो इस भवन के बारे में वो काफी कुछ बताते हैं। इस भवन में न केवल नंदलाल नेहरू जी का पूरा परिवार, नंदलाल जी की डेथ के बाद तो वो साथ में रह ही रहा था, तो न केवल नंदलाल नेहरू जी का पूरा परिवार रहता था, बल्कि नेहरू खानदान के तमाम सारे रिश्तेदार यहां पर आते जाते रहते थे और रहते भी थे। कई सारी ऐसी महिलाएं जो विधवा हो गई थी या जिनका परिवार उस तरह से ठीक ठाक नहीं था, वो भी वहां पे रहती थी, बाकी सारे लोग आते थे, तो एक पूरा मेला जैसा लगा रहता था। और इन सब के बीच परिवार के मुखिया के इकलौते बेटे थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस भीड़ में वो लगातार अकेले रहते थे क्योंकि उनकी उम्र के बच्चे नहीं थे। जो चाचा के लड़के थे, नंदलाल नेहरू जी के बेटे थे, वो काफी बड़े थे, तो उनसे दोस्ती हो नहीं सकती थी। इनकी उम्र के बच्चे बहुत कम होते थे और 14 साल तक अकेले पुत्र रहे जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद एक और लड़का हुआ था और संयोग देखिए वो भी 14 नवंबर को ही हुआ था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। और घर का माहौल बड़ा शानदार था। शानदार मतलब मैं मजाक में कह रहा हूं। एक तरफ स्वरूप रानी थी जो घर के अंदर पूरी तरह से जो ब्राह्मण कल्चर था, हिंदू कल्चर था, उसको मेंटेन करके रखती थी। उनकी रसोई में कोई ऐसे जा नहीं सकता था। त्योहार, पूजा पाठ, उपवास, ये सारा कुछ चलता रहता था। दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू जी थे, वो बेहद मॉडर्न व्यक्ति थे। बाहर पार्टियां चलती रहती थी जिसमें अंग्रेज भी आते थे, बाकी सारे लोग भी आते थे और वेस्टर्न टाइप ऑफ लिविंग जो थी उसको वो प्रीफर करते थे। इन दोनों के बीच में जवाहरलाल नेहरू का पालन पोषण हो रहा था। पिता से जो वो सीख रहे थे वो वेस्टर्न कल्चर सीख रहे थे, मॉडर्निटी सीख रहे थे, आधुनिकता सीख रहे थे, और मां से जो सीख रहे थे वो भारतीय परंपरा सीख रहे थे। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का आप आगे का जीवन देखेंगे तो उसमें इन दोनों का एक शानदार मिक्सचर आपको दिखाई देगा। वो एक ऐसे युवा के रूप में डेवलप हुए जिनके मन में एक तरफ भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के लिए जबरदस्त सम्मान था, तो दूसरी तरफ एक आधुनिक नजरिया था जो जातिवाद, सांप्रदायिकता और इस तरह की चीजों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था। आप चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, चाहे उनकी अपनी जो आत्मकथा है उसको पढ़ लीजिए, आपको ये दोनों चीजें एक साथ चलती हुई दिखाई देंगी। और इन दोनों चीजों का वो सम्मिलन है, वो मिक्सचर है जो जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बनाता है। तो उनके मुसलमान होने, उनके पिता के बारे में जो ढेर सारी कहानियां बिना मतलब की फैलाई जाती हैं, उनके पीछे कारण ही यही है कि सांप्रदायिकता को लेकर वो इतने कठोर रहे, सांप्रदायिकता के मामले पर वो इतने क्लियर रहे कि जिंदगी में कभी मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा के साथ किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। यही तो वजह थी कि जब गांधी को मारने के लिए गोडसे को भेजा गया था तो नेहरू को मारने की भी बात की गई थी। अगली कड़ी में हम देखेंगे उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, एक युवा के रूप में नेहरू का विकसित होना, वो कौन से वैल्यूज सीख रहे थे, और जब हिंदुस्तान लौट के आए तो आजादी की लड़ाई में कैसे शामिल हुए, कैसे धीरे धीरे कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बनते गए, किसानों के लाडले बनते गए, और कैसे उस मकाम तक पहुंचे कि पूरे देश ने उनको पंडित जी कहकर सम्मान दिया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए और 14 नवंबर तक लगातार ये कहानी मैं आपको सुनाता रहूंगा। 5 या 6 एपिसोड में पंडित नेहरू की जिंदगी की पूरी कहानी, उन पर उठने वाले सारे सवालों का जवाब और अपने पहले प्रधानमंत्री का पूरा खाका आपके सामने पेश करूंगा। आज जो मैंने बताया उसके लिए जो मूल किताब मैंने ली थी, मैंने आपको बताया वो नंदा साहब की किताब थी, द नेहरूज। जानबूझ के मैंने ये किताब चुनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी वेबसाइट पे थी। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं, अगली कड़ी में मैं आपको उन किताबों के बारे में भी बताऊंगा और नेहरू की कहानी तो सुनाऊंगा ही। बहुत शुक्रिया।